वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान की टीम जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि कहीं ये ना हो कि लाइन लग जाए, वही हुआ जब एक आउट हुआ और पीछे ऐसे विकेट 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 गिरती गई, जैसे हमारा स्कोर ही इतना ज्यादा हो चुका है कि अब हमें खेलने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर जो है ना ये सोच लेते हैं कि यार इतना ज्यादा स्कोर हो गया, अब हमने क्या करना है खेल के। खैर ये अब बस इनको विकेट देते हैं और चलते हैं, ड्रेसिंग रूम में जाके बैठते हैं आराम से, यहाँ क्या गर्मी में बैठे हैं, फिर खेलते हैं। वैसे ना हमें भी ना ये आदत हो चुकी है कि हमें ना पहले से हमारा माइंड जो है प्रिपेयर्ड होता है कि भाई कहीं ना कहीं एक विकेट गिर गई ना तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा हो जाता है और कल भी ऐसा ही हुआ। जी, तो अगर हम बात करें कल के मैच की, कल के दिन की, तो पाकिस्तान ने जो सेकंड डे था वो एंड किया था 266 के ऊपर और अभी 8 विकेटें हमारे हाथ में थी, जबकि टोटल स्कोर हमारा कितना हुआ है 387, यानी कि हमारी पिछली 8 विकेट्स ने सिर्फ 120 स्कोर किया है। जबकि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, वेस्ट इंडीज उन्होंने अपने पहले दिन का अख्ताम 239 के ऊपर 5 विकेटों के ऊपर किया था। उनके पास 5 विकेटें थी, उन्होंने 5 विकेटों के साथ 101 स्कोर कर लिया, सॉरी 105। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा टेल एंडर और मिडल ऑर्डर ने मिलाकर जितना स्कोर किया उतना सिर्फ और सिर्फ उनके टेल एंडर ने कर दिया। ये तो हाल है हमारा। और दूसरा अगर हम बात करें लक की, तो वेयर आर बाबरियंस फैन, बाबर आजम के फैन कहाँ हैं बेचारे, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम की टेस्ट मैच के अंदर सेंचुरी हो, लेकिन वो इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। और कल भी एक ऐसा ही हुआ, लक ने उनका साथ नहीं दिया। बल्कि देखे ना, मैं पिछली वीडियो में कहा था बात है सारी लक की। अब्दुल्ला शफीक जिनका नहीं पता था कि अब टीम में आएंगे, कोई इंजर्ड हुआ, लक काम किया और वो टीम में आ गए, और लक ऐसा काम किया कि उन्होंने आगे परफॉर्म भी कर दिया, 150 प्लस स्कोर कर दिया। दूसरी तरफ बाबर आजम की लक चेक करें, कल अच्छा खासा खेल रहे थे, इतने अच्छे टच में थे, 88 स्कोर हुआ, लेकिन बस एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और रनआउट होकर वो पवेलियन वापस चले गए। और दूसरा आप ये अंदाजा लगाएं कि उनका रनआउट किया ब्रैंडन किंग ने, और ब्रैंडन किंग ने उनको आउट करने के बाद खुद को इंजर्ड करवा लिया, लेकिन उसने बाबर आजम को आउट कर दिया। भाई तुमने भी आउट करना ही था, किसी और को कर लेते, तुमने जरूर बाबर को ही करना था। बाबर आजम को आउट किया और वो तो इतना इंजर्ड हो गया कि स्ट्रेचर पर उसको वापस लेके जाया गया, और अभी तक नहीं पता कि वो बैटिंग करने के लिए आएंगे या नहीं। इससे आप अंदाजा लगा लो। और बात है सारी लक की, देखें उसने थ्रो किया और डायरेक्ट हिट हो गई, अगर डायरेक्ट हिट ना होती तो बाबर आजम तो आउट नहीं थे, उन्होंने क्रीज में पहुंच जाना था। लेकिन बस फिर किस्मत के आगे क्या किया जा सकता है, बाबर आजम डायरेक्ट हिट हुई और वो आउट हो गए और बहुत निराश गए वो वापस। वो सिर्फ वही निराश नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम जो क्रिकेट के लवर हैं वो सारे ही निराश थे। तो इसके साथ बाबर आजम 88 पर आउट हुए और बस फिर उसके बाद लाइन लगी। अब एज जफर आए आउट, सलमान अली आगा आए आउट, मोहम्मद रिजवान आए आउट, मतलब फिर तो ये समझो कि बस आना जाना लगा रहा। अब उसके बाद बात करते हैं सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा का अगर आप रिकॉर्ड चेक कर लें 2024 तक का, तो वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, बल्कि ऐसा समझा जा रहा था कि इन फ्यूचर वो पाकिस्तान की वनडे और टेस्ट टीम की बैकबोन कहलाएंगे। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके हाथ में थमाई, ये लो भाई तुम्हारे पास है T20 की कैप्टेंसी, जाओ जो मर्जी करो। और जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो रिजल्ट आपके हक में नहीं आएंगे। अब उनका जो स्टाइल है वो मॉडर्न डे क्रिकेट के अकॉर्डिंगली वो इतना अग्रेसिव अटैकिंग नहीं था, बल्कि वो बहुत अच्छा खेलते थे टेस्ट और वनडे में, लेकिन उनको T20 में एंटर किया गया और अब उसका आप रिजल्ट चेक कर लें कि उनसे डिफेंड ही नहीं हो पा रहा। देखिए उनका डिफेंसिव जो आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कैसा किया, एक बिल्कुल से एक जो है कि एवरेज डिलीवरी थी जिसके ऊपर वो आउट होकर गए। तो मेरा तो मशवरा है सलमान अली आगा को कि भाई तुम T20 फॉर्मेट छोड़ दो और टेस्ट और वनडे पर फोकस करो, ताकि तुम अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सको। बल्कि ऐसा समझो कि मैं T20 फॉर्मेट के लिए बना ही नहीं। क्या 2 साल तुमने खेल लिया, तकरीबन 50 मैचेस खेल लिए, छोड़ो काफी, इतना ही होता है। लोगों ने 10-10 साल का करियर है और उनके 50-50 मैचेस नहीं है, तुमने तो फिर 2 साल में 50 मैचेस खेल लिए, काफी है, बस कर दो। उसके बाद रिजवान रिजवान की जो सीट है वो भी मुझे ना थोड़ी फंबल दिखाई दे रही है। कहीं भी किसी भी टाइम जो है कि बस इशारा हो सकता है कि रिजवान आप आ जाएं, गाजी घोड़ी आप जाएं। तो रिजवान को इस बात की समझ नहीं आ रही, वनडे से तो ऑलरेडी वो ड्रॉप हो चुके हैं, तो अब टेस्ट में भी लगता है कि उनको कि वो चाह रहे हैं मुझे ड्रॉप कर दें। और इसी के साथ जो है कि सबसे ज्यादा दाद देना पड़ेगी वारी खान को, जिस तरह वारी खान ने 6 विकेट्स जो हैं कि वो 6 आउट किए पहली इनिंग्स में, और एंड पे फिर वही जो है कि गलती हुई अब्दुल्ला शफीक से कि अब्दुल्ला शफीक ने पहली बॉल के ऊपर ही स्ट्राइक दे दी उसको, अली उस्मान को,
और आखिरी 3 विकेट्स आखिरी एक ही ओवर के अंदर गिर गई। वो तो अच्छा है कि जो अब्दुल्ला शफीक है वो अच्छा खेले हैं, अच्छी शॉट्स खेली हैं, अच्छा स्कोर किया है, नहीं बच गए, नहीं तो बहुत गालियां पड़नी थी उनको, बच गया अब्दुल्ला शफीक। तो भाई इस तरह पाकिस्तान की इनिंग्स का हुआ इख्तिताम 387 के ऊपर। फिर उसके बाद आई वेस्ट इंडीज की टीम बैटिंग के लिए, अच्छा स्टार्ट मिला, 40 रन हो चुका था, कोई आउट नहीं था। उसके बाद साजिद खान आए, उन्होंने कहा इधर आओ बाबर आजम, ये बॉल दो मुझे और मैं इनको बताता हूँ वेस्ट इंडीज को कि भाई तुम लोग जो ये क्या तुम लोग आउट ही नहीं हो रहे। फिर उसने भाई इधर से विकेट, इधर से विकेट, सही अच्छी खासी विकेट्स ली उसने और उसने परेशान कर दिया वेस्ट इंडीज को। और इस तरह से वेस्ट इंडीज के 6 आउट हो गए देखते ही देखते। 4 आउट किए साजिद खान ने और 2 अली उस्मान ने। और इस तरह से 106 रन के ऊपर जो है कि वो 6 आउट हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 60 रन की लीड है। तो अब ब्रेंडन किंग ने तो आना नहीं है, अब सिर्फ उनके टेल एंडर्स रह चुके हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान पहले की तरह नहीं करेगा और टेल एंडर को जल्दी आउट कर लेगा। जबकि मैं आपको एक बात याद करवा देता हूं, अगर ये लीड हो गई 150 रन्स की या 150 से ज्यादा की, तो पाकिस्तान से ये चेज नहीं होगा, क्योंकि बॉल बहुत टर्न हो रहा है, बॉल बाउंस हो रहा है, बॉल नीचे रह रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, हमारे बॉलर्स की काम पे टांग जाएगी। तो भाई देख लें आप लोग, मैं तो कहता हूँ 100 के आसपास इनको आउट कर दें और इजीली आके चेस करें। और जो ख्वाब है वेस्ट इंडीज का पिछले 25 साल से सीरीज जीतने का, वो फिर वैसे का वैसा ही रह जाए। तो उम्मीद है कि हम लोग इस मैच को विन कर लेंगे और इजीली कर लेंगे अगर हम लोगों ने 100 के आसपास आउट कर लिया तो बाय द वे देखते हैं कि चौथे दिन क्या होता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाजत, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा।